हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टैंडर्ड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है और शिक्षा शास्त्र में जिनका प्रश्न पत्र होगा शिक्षा के दार्शनिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण। इस माध्यम से यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की संभावनाएं हैं वो सारे प्रश्न आज आपके बीच में हमने लाए हुए हैं। इसमें सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके जो पेपर के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो आपका 100% मैं बता रहा हूँ आपको कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और हर बार मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चनों के साथ और नए नए प्रश्नों को आपके बीच सॉल्व कराते रहते हैं। जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर होते रहते हैं। तो दोस्तों फटाफट चैनल को एक दूसरे को भी शेयर करते रहिए और फटाफट आप लोग पढ़ते भी रहिए, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। मैं आप लोगों के बीच हमेशा और नए उमंग के साथ नए टॉपिक के साथ हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के बीच में और एक नए दौर के साथ हम आपके बीच में आते रहते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आपके अक्टूबर आपका जो मॉडल पेपर है उसके बाद बीच में सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है और आपको किस तरीके से आपका मॉडल पेपर होता है, कैसे प्रश्न आने की संभावनाएं होती हैं, कितने क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं और अच्छे से तैयारी भी करते हैं। अब जैसे आपका आता है दोस्तों, अब यहाँ पर आपका बताया जाएगा जैसे बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र प्रश्न पत्र आपका ये दिया जाएगा शिक्षा के दार्शनिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण। टाइम आपको पता ही है 2 घंटे का टाइम होगा। एनईपी का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी 2020 के अकॉर्डिंग जो लागू हुआ था। टाइम आपका 2 घंटे है और उसके बाद में जो आपका मैक्सिमम मार्क है वो 70 नंबर का होगा। यहाँ पे आपका खंड आ आएगा। खंड आ में सभी प्रश्न करने होंगे जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होगा। अब पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है इसमें कि शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आप जानते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। शिक्षा का मतलब जिससे हमें जानकारी, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो 4 आदमियों के बीच में हमें एक उन्नत बनाने का प्रोसेस होता है यानी प्रक्रिया होता है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो शिक्षा का मतलब ये होता है कि जिससे हमारा जो लाइफ यानी ज़िंदगी है वो एक आदर्श रूपी और हमारा जो लाइफ है वो एक जो हमें प्रकाशित करे, उज्जवल भविष्य और हमारे जीवन को उज्जवल बनाए, यही शिक्षा होता है। अब जैसे हमें हमारे पेपर में आपके क्वेश्चंस, हमारा जो फर्स्ट प्रश्न होगा आपके क्वेश्चन यानी कि पेपर की दृष्टि से वो है शिक्षा दर्शन क्या है। अब शिक्षा दर्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का दर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले शिक्षा दर्शन में आप लिखेंगे, इसमें शिक्षा दर्शन का मतलब होता है कि शिक्षा दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है। जो दर्शन का प्रोजेक्ट होता है वो शिक्षा के संबंध में आता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है और उनके समाधान के लिए दार्शनिक यानी अर्थात बात करें तो चिंतनपूर्ण निर्यात्मक दृष्टि से प्रयत्न करता है। कि जो आपका दर्शन होता है इसे हम कहते हैं चिंतनपूर्ण वर्क करना। कनिंघम महोदय जी के अनुसार शिक्षा दर्शन का परिभाषा उनके अनुसार बताई गई है कि प्रथम दर्शन सभी चीज़ों का विज्ञान है, इसलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं की सभी मुख्य पहलुओं को देखता है। दूसरे स्थान में बात करें तो दर्शन सभी वस्तुओं को उनके अंतिम तर्कों व कारणों के जरिए जानने की विज्ञान है, इसलिए दर्शन शास्त्र शिक्षा के क्षेत्र में महानतम समस्याओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है तथा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए छोड़ दिया देता है जो तत्कालिक है और वैज्ञानिक विधि से सर्वोत्तम ढंग से अध्ययन की जा सकती है। तो इसे हम कहते हैं शिक्षा का दर्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेकेंड नंबर है वेदांत दर्शन की परिभाषा दीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपका पेपर अगर देखा जाए तो पिछले ईयर्स के जो आपके पेपर हुए थे यानी कि आपका जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था वेदांत दर्शन की परिभाषा। वेदांत दर्शन की परिभाषा क्या है दोस्तों? वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा
जो वेदांत दर्शन की जो तत्व मीमांसा है, ज्ञान है एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा के आधार पर हम उसको निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्म यानी ईश्वर द्वारा निर्मित हो और यह मानती है कि ब्रह्म नित्य है और वह वस्तु जगत अनित्य है। यह ब्रह्म को इस सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण मानती है और आत्मा को ब्रह्म का अंश मानती है। यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। यानी कि जो वेदांत दर्शन का मतलब है, जो मनुष्य का जो अंतिम दृष्टि है वो क्या मानती है? मुक्ति मानती है, जिसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग एवं भक्ति योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये 4 योग हैं, इसके द्वारा आप इसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, आदर्शवाद क्या है? अब आता है आदर्शवाद। आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है। आदर्शवाद का मतलब होता है दोस्तों सिंपल। आदर्श का मतलब होता है सिंपल, यानी कि एक उच्चवान, गुणवान और साधक माना जाता है उसे। तो नहीं, आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है। इनके अनुसार मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और विचारों से बना है। प्राकृतिक या भौतिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं। यदि उनमें वास्तविकता आती है तो केवल आत्मा का विचार करने से। रास महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि आदर्शवादी दर्शन के भिन्न रूप हैं, लेकिन सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती हैं। जैसे अनुभव, विचार, आदर्श, मूल्य, व्यक्तित्व सभी मानसिक प्रकृति वाले होते हैं। और आदर्शवाद जोर शब्दों से यह अस्वीकार करता है कि मन के बल, यानी कि मस्तिष्क जिसे कहते हैं, यानी दिमाग, और उसकी क्रिया है अथवा चेतना किसी प्रकार के एक गौण उत्पादन है, बल्कि यह मानता है कि मन स्वयं आधारभूत रूप में एक वास्तविक पहलू है। तो ये आदर्शवाद का मतलब हो गया। अब आता है 4th नंबर आपका, प्रकृतिवाद से क्या समझते हैं आप? प्रकृतिवाद से क्या तात्पर्य है आप? अब सबसे पहले आता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा है। प्रकृतिवाद का मतलब क्या है? प्रकृतिवाद का मतलब है एक दर्शन की एक विचारधारा है प्रकृतिवाद, जिसमें सामान्य रूप से प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानती और ना तो प्रकृति के परे तथा इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व का ही है। हॉकिंग महोदय जी के अनुसार प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है। यहीं पे वार्ड महोदय जी के अनुसार बताया गया है प्रकृतिवाद का परिभाषा। इन्होंने बताया है अपने परिभाषा में कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा का पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन ही मानता है। यह अपरिवर्तनशील नियमों का सर्वोच्च मानता है। यानी जो आदर्शवाद है, सॉरी प्रकृतिवाद है, ये क्या मानता है? ये अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता पर टिप्पणी लिखिए। अब आता है आपका, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के महानतम लोग, चाहे वैज्ञानिक, इतिहासकार, ऋषि मुनि, दार्शनिक या कोई भी रहे हों, उन्होंने गीता को सफलता का रहस्य बताया है और यही सही मायने में मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है उनकी झलक आपको योगी राज यानी श्री कृष्ण के उपदेशों में देखने को मिलता है। यदि आप भी जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो श्रीमद् गीता का अध्ययन पूरे मन के साथ अवश्य करें और गीता से सीखें, ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यकीन मानिए, अपने जीवन में जीने का ढंग, संसार को देखने का नज़रिया संपूर्ण रूप से बदल जाएगा और गीता के उपदेश वाकई जीवन में हमें सफलता के मार्ग पर ले जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता के इन वचनों को अपने जीवन में उतारा है, जैसे महात्मा गांधी, अरविंद घोष,
तिलक यानी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और आदि जीवन के जितने भी भ्रम हैं वे गीता के सार को समझने से ही दूर हो जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। यानी कि जो बेसिक शिक्षा है इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसमें आपको लिखना होगा। अब आता है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर में आता है, फर्स्ट नंबर में है दोस्तों बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। जैसे आपका फर्स्ट नंबर में क्रिया प्रधान शिक्षा, सबसे पहला आता है इसमें क्रिया प्रधान शिक्षा, यानी कि क्रिया का जो क्रिया है वो इसमें प्रधान माना गया है। सेकंड नंबर है बालक प्रधान शिक्षा। थर्ड नंबर में आता है आपका गृह विद्यालय व समाज में सामंजस्य। फोर्थ नंबर आता है इसमें दोस्तों कि आर्थिक व सामाजिक आधार। 5 नंबर आता है मनोवैज्ञानिक आधार और 6 नंबर आपका आता है शारीरिक श्रम का सम्मान। 7th नंबर आता है समवायी शिक्षण विधि। 8th नंबर है दोस्तों शारीरिक श्रम का सम्मान यानी ज्ञान की अखंडता तथा 9th नंबर है इसमें आपका शिल्प द्वारा शिक्षा आदि। ये सारे आपके जो बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि बेसिक शिक्षा आपका किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो ये इनकी विशेषताएं हैं, ये आपके अंदर होनी चाहिए बेसिक शिक्षा ज्ञान करने के लिए। फिर आता है 8th नंबर आपका 8th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षक हैं, यानी स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षक हैं उनके बारे में, उनके जो शिक्षक होते हैं वो किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। तो स्वामी विवेकानंद प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के यानी कि समर्थक थे। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के समर्थक थे। वे अध्यापक के गुणों की खान बनने को कहते थे, उसे ज्ञान की खान भी मानते थे। उसे ऐसे बालक तैयार करने चाहिए जो लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन सुखमय व्यतीत कर सके। उनके अनुसार शिक्षक को बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए। जब उसे बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होगा तभी वह बालकों को उनकी क्षमताओं के अनुसार विकसित कर सकेगा। शिक्षक को चाहिए कि वह अपने व्यक्तित्व से बालकों को प्रभावित करे और उन्हें सही मार्ग पे लावे। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने सही मार्ग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपको जब तक आप मॉडल पेपर नहीं देखेंगे, आप सिलेबस नहीं देखेंगे तब तैयारी फिर कैसे करेंगे। आपको सबसे मोस्ट टॉपिक ये होता है दोस्तों कि आप सबसे ज़्यादा नंबर लाने में कैसे आप समर्थ हैं, आपके अंदर जो कैपेसिटी है वो कैसे आप ग्रहण करेंगे। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होगा। और मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपके सारी चीज़ें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना होगा, आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, कितने आपको क्या करना होगा, कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में एक एक पॉइंट एक एक तथ्य क्लियर कर देंगे जिससे कि आपको पढ़ने में, लिखने में और समझने में सारी जो आपकी कमियां हैं वो क्लियर होती जाएंगी। तो ये था आपका मोस्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षक हैं वो किस तरीके से होना चाहिए उनको, और कैसे वो आपको एक अंदरूनी शिक्षक के अनुसार माने। तो आई होप ये तो शिक्षक का अपना अपना पॉइंट होता है, बट जो ये किताबी ढंग से यानी कि जो किताबी में आपको पूछा गया है किताबी भाषाएं में, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर किया है, बट वो तो एक डिफेक्ट हो जाता है दोस्तों। अब जैसे आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, अब आता है 8th नंबर क्वेश्चन कि बंद स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। बंद स्तरीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों। बंद स्तरीकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये हमें बताएंगे। आप लोग अगर बंद स्तरीकरण के बारे में जानते हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करके बताइएगा कि बंद स्तरीकरण का मतलब क्या होता है। तो बंद स्तरीकरण का मतलब दोस्तों ये होता है कि सामाजिक स्तरीकरण के इस स्वरूप में समाज ऐसे स्तरित समूह में बटा होता है। बंद स्तरीकरण मतलब जो समाज होती है उसमें जो समाज का जो व्यापक बुद्धि होता है उसी में क्या होता है, बंद होता है। वो नहीं एक दूसरे के प्रति कभी खुल ही नहीं सकते हैं, एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझते हैं, तो इसी को कहते हैं बंद स्तरीकरण। मतलब आपके अंदर कुछ टॉपिक चल रहा है तो आप कभी भी समाज के प्रति कुछ आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यही होता है बंद स्तरीकरण। कोई भी टॉपिक्स ले लें, अगर आप विद फैमिली में ले लीजिए, अगर आप कोई भी चीज़ें अपने फैमिली को शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो इसी को तो हम बंद स्तरीकरण कहते हैं दोस्तों। अब वही चीज़ें यहाँ पे समाज के बारे में बताया गया है कि सामाजिक स्तरीकरण के रूप में इस स्वरूप
में समाज ऐसे स्थिर समूह में बटा होता है जो पूरी तरह से बंद होते हैं, अर्थात व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर होती है, जिसे व्यक्ति या समूह आजीवन बदल नहीं सकता। चूँकि बंद स्तरीकरण वाले समूह की सदस्यता जन्मजात होती है और इस कारण व्यक्ति एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बंद स्तरीकरण वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूहों या जातियों में विभिन्न समूहों के अधिकार, दायित्व एवं कार्य सामान्यतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फिर आता है आपका 9th नंबर क्वेश्चन, खुला स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। अब खुला स्तरीकरण क्या होता है दोस्तों? खुला स्तरीकरण वही जो बंद स्तरीकरण होता है वही खुले स्तरीकरण होते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे आप लोग कि खुले स्तरीकरण वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूहों की सदस्यता का आधार जन्म या आनुवंशिकता न होकर व्यक्ति के गुण, योग्यता एवं उपलब्धियां होती हैं। चूँकि खुले स्तरीकरण की सदस्यता जन्मजात नहीं होती है, इसलिए किसी भी स्तर की सदस्यता जीवन पर्यंत नहीं रहती। व्यक्ति अपनी योग्यता, गुणों एवं क्षमता के आधार पर एक स्तर समूह की सदस्यता छोड़कर दूसरे स्तर समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकता है और इस कारण इसे खुला स्तरीकरण कहा गया है। वर्ग व्यवस्था खुली स्तरीकरण का श्रेष्ठतम उदाहरण है और खुली स्तरीकरण अधिकतर यूरोपीय समाज व्यवस्था में देखने को मिलता है। खुली स्तरीकरण वाले समाजों में अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। तो ये आता है आपका खुला स्तरीकरण। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और सेक्शन ए का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10th नंबर है कि धारा 51 का क्या अर्थ है। धारा 51 से आप क्या समझते हैं, धारा 51 का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट करके बताऊँगा। जैसे आता है धारा 51। अब जो धारा 51 है, धारा 51 का मतलब क्या होता है दोस्तों कि धारा 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि है। इसमें राज्य निम्नलिखित लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करता है। जैसे फर्स्ट नंबर में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि का है। सेकंड नंबर है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। थर्ड नंबर आता है दोस्तों इसमें कि संगठित लोगों के एक दूसरे में व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। फिर आता है आपका 4 नंबर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो इसे हम कहते हैं धारा 51। धारा 51 का मतलब ये संधि प्राप्त करने का एक, यानी कि जो धारा क्या है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो शांति है उसको आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये था आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और हर बार आपको अनेकों प्रश्न आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। पढ़ने के लिए आपको केवल टाइम चाहिए और अच्छे से एक मीन टाइम होना चाहिए जो आप लोग के बीच में नहीं है, और अच्छे से आप लोग तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपके लिए एक संघर्षशील टाइम देते हैं और आपको एक नए विकल्प के साथ आप लोग के बीच में एक नए प्रश्नों और नए मॉडल पेपरों के साथ उपस्थित होते हैं और अच्छे से अच्छे आपको एक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन खंड बा में आपका आता है। खंड बा में केवल आपको 4 प्रश्न करने होंगे जिसमें से आपका जो प्रश्न है 150 शब्दों में होना है। अब जैसे फर्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया गया इसमें कि वेदांत दर्शन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वेदांत दर्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको समझना होगा, इसमें कुछ चीज़ें पढ़ना होगा तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे जो वेदांत दर्शन है उसका सबसे पहले समझिए वेदांत का अर्थ क्या होता है। वेदांत का अर्थ होता है दोस्तों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के गूढ़ एवं विस्तृत चिंतन का अंतिम सार ही वेदांत दर्शन है। यानी अगर आप वेद को जानेंगे, ब्राह्मण को समझेंगे, आरण्यक को समझेंगे, उपनिषद को समझेंगे, गूढ़ को समझेंगे और इसी को हम जब विस्तार से समझ करके अंतिम सार यानी अंतिम पॉइंट का जो हम चिंतन करेंगे तब जाके ये आपका वेदांत दर्शन होता है। तभी आप वेदांत के जो वेदांत दर्शन है तभी आप ज्ञाता माने जाते हैं।
बदरायण यानी कि व्यास 4वीं शताब्दी के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इन समस्त ग्रंथों के सार तत्वों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम यानी कि ब्रह्म सूत्र है। क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्म सूत्र है। और यही ग्रंथ वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है। बदरायण के कई वर्ष यानी कई सौ वर्ष बाद अनेक विद्वानों ने अनेक ब्रह्म सूत्र पर भाष्य ग्रंथ लिखे और अपनी अपनी दृष्टि से ब्रह्म सूत्र में प्रतिपादित वेदांत की व्याख्या की। और इन व्याख्याओं से वेदांत की अनेक शाखा उपशाखाओं का विकास हुआ। इनमें शंकर यानी 19वीं शताब्दी का अद्वैत, रामानुजाचार्य जी ने 12वीं शताब्दी में, और फिर विशिष्टाद्वैत मध्वाचार्य 13वीं शताब्दी में, निम्बार्क 13वीं शताब्दी में, श्रीकंठ 13वीं शताब्दी में, और शैव विशिष्ट द्वैत श्रीपति आपको 14वीं शताब्दी में, शैव विशिष्टाद्वैत और वल्लभाचार्य जी 16वीं शताब्दी में का सुद्वैत मुख्य हैं। अब वैष्णव, शैव और शाक्त आगमों पर आधारित होने के कारण ही उन्हें क्रमशः वैष्णव, शैव और शाक्त दर्शनों के रूप में जाना जाता है। इनमें शंकर का अद्वैत और रामानुजाचार्य का विशिष्टता द्वैत वेदांत के दो सीमांत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। शंकर का अद्वैत वेदांत भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कर्ष है और आज भारत में जितने भी दर्शन एवं धर्म मानव जीवन में उतरे हुए हैं उन पर वेदांत का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य है। रामानुजाचार्य ने तो ईश्वर को सगुण रूप से स्वीकार किया है और उनकी प्राप्ति के लिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन माना है। किसी भी दार्शनिक चिंतन धारा को समझाने के लिए उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को समझना आवश्यक होता है। अतः हम सर्वप्रथम वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को ही समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गीता सार पर टिप्पणी लिखिए। अब आता है गीता सार के बारे। गीता सार में निम्नलिखित हैं, आप लोगों को जानना होगा। इसमें फर्स्ट नंबर में आता है दोस्तों कि जो फर्स्ट नंबर जो टिप्पणी में है, फर्स्ट नंबर पॉइंट है, कह रहा है इसमें कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। सेकंड नंबर है तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, और ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। थर्ड नंबर है दोस्तों कि खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा, तुम इस पर अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। फोर्थ नंबर है दोस्तों कि परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है, और एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। फिर आता है 5 नंबर आपका, यह ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यानी उनका कहने का मतलब है जो शरीर तुम्हारा है वो किसी का ना तो तुम्हारा है और ना तुम्हारा शरीर है। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। फिर है 6 नंबर, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से निर्विदा मुक्त है। 7 नंबर आता है दोस्तों, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। तो ये गीता सार का जो टिप्पणी है उसके बारे में। 4th नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि प्रयोजन के मूल सिद्धांत क्या हैं। अब प्रयोजनवाद के जो मूल सिद्धांत है वो निम्नलिखित हैं। इसमें लिखेंगे फर्स्ट नंबर है मूल सिद्धांत यानी कि प्रयोजनवाद के सिद्धांत। फर्स्ट नंबर सत्य वही है जो उपयोगी है, यानी कि जो प्रयोजन का सिद्धांत है वो कह रहा है कि सत्य वही है जो उपयोगी है। सेकंड नंबर वही सत्य है जो प्रयोजन को सिद्ध करे। थर्ड नंबर संसार अनेक तत्वों का क्रियाओं का फल है। फोर्थ नंबर भौतिक संसार ही सत्य है और उसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं, कि जो भौतिक है वो भौतिक संसार है वह सत्य है।
5 नंबर है आत्मा एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। 6 नंबर परमात्मा मानव की कल्पना मात्र है। 7 नंबर मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। 8 नंबर दोस्तों मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। 9 नंबर मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। 10 नंबर है दोस्तों कि सामाजिक विकास हेतु सामाजिक कुशलता आवश्यक है। और 11 नंबर है दोस्तों राज्य एक सामाजिक संस्था है। तो ये था आपका प्रयोजन मत के मूल सिद्धांत। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्यम शिवम सुंदरम के सांप्रत्य की व्याख्या कीजिए। अब सबसे पहले आने की जो सत्यम शिवम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आदर्शवादी सत्यम शिवम एवं सुंदरम को विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार ये तीनों जो शाश्वत मूल्य हैं, ये तीनों है क्या है दोस्तों, ये क्या है शाश्वत मूल्य है। जीवन में इनकी प्राप्ति अति आवश्यक है। ये तीनों मूल्य यद्यपि आध्यात्मिक हैं किंतु इनका सामाजिक महत्व कम नहीं है। इन तीनों को लोग अलग अलग मानते हैं किंतु यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो इनमें यह संबंध प्राप्त होता है कि सत्यम में शिवम और शिवम में सुंदरम के गुण होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सत्यम में शिवम है और शिवम में सुंदरम है। यानी कुछ विचारकों के मतानुसार धर्म भी एक आध्यात्मिक मूल्य है और जो इन तीनों के अलावा परंतु धर्म की भावना शिवम में अंतर्निहित है। कहा जाता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही धर्म है, यानी कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर हैं। ये कहने का मतलब होता है सत्यम शिवम सुंदरम का। आदर्शवाद शिक्षा के सार्वभौमिक रूप पर बल देता है और शिक्षा का संबंध व्यक्ति की इच्छाओं, क्रियाओं एवं तदनुरूप मूल्य से एक किया गया है। अब ज्ञान यानी कि मानव की 3 इच्छाएं होती हैं। कौन कौन सी? ज्ञान की इच्छा, उचित अनुचित की इच्छा और सौंदर्य की इच्छा। यानी कि कहा गया है इसमें सत्यम का मतलब होता है ज्ञान की इच्छा और सत्यम का शिवम का मतलब है वो उचित अनुचित का इच्छा होना चाहिए और जो सुंदरम का मतलब है सौंदर्य की इच्छा। इन्हीं से 3 क्रियाएं और 3 प्रकार के अनुभव होते हैं, सत्यम शिवम एवं सुंदरम। तथा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक अनुभव को सबको शिक्षा में निहित किया गया है और इसी प्रकार शिक्षा में स्वस्थ, रक्षा तथा कौशल संबंधी शारीरिक क्रियाएं तथा भौतिक एवं धार्मिक तथा सौंदर्य बोधात्मक प्रकार का आध्यात्मिक क्रियाएं रखी जाती हैं। अब आदर्शवाद व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास को शिक्षा का लक्ष्य मानते हैं। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सत्यम शिवम सुंदरम द्वारा ही संभव है। इसलिए सुकरात जी ने कहा है कि ज्ञान सद्गुण है और यह शिक्षा के द्वारा ही संभव है और व्यक्ति को ज्ञान कराए। सत्यम की खोज में व्यक्ति केवल ब्रह्म जगत के ज्ञान को ही नहीं प्राप्त करता बल्कि वह आत्मा और परमात्मा का भी बोध कराता है। इस प्रकार आत्मबोध और आत्मानुभूत शिक्षा का एक उद्देश्य है जो व्यक्तिगत और व्यक्तित्व का अंग है। यही कारण है कि सा विद्या या विमुक्ते की घोषणा आदर्शवादी प्रारंभ से ही क्या कहा गया, सा विद्या विमुक्ते, यानी वास्तव में मानव के समीप आत्मा को यह ज्ञान कराना कि असीम, यानी कि वह असीम का अंश है और असीम चारों दिक और सर्वत्र का सर्वकालीन व्याप्त है। शिक्षा व्यक्ति को अपने आप से तथा अपने आप से रहने वाली शिष्टता, प्रकृति के साथ तथा ईश्वर से एकता की ओर ले जाए एवं मार्गदर्शन करे। अतएव आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में आत्मानुभूति एवं आत्म प्रकाशन के उद्देश्य भी रखे जाते हैं और ये वस्तुतः व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि रूसो की निषेधात्मक शिक्षा का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो रूसो की निषेधात्मक शिक्षा है उसके बारे में। अब रूसो ने अपने समय में प्रचलित समस्त शिक्षा सिद्धांतों का विरोध किया है। इसी कारण इनकी शिक्षा व्यवस्था को निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। निषेधात्मक शिक्षा में बालकों को सत्य एवं सद्गुणों को ना पढ़ाकर उनके हृदय को बुराइयों से बचाना चाहिए। इसमें बालकों को शाब्दिक या पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता है। सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। बालकों में किसी प्रकार की आदतों का निर्माण नहीं किया जाता है। इसमें रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मैं निषेधात्मक शिक्षा
का उस शिक्षा को कहता हूँ जो अंगों की अपूर्णता में निहित है, जो कि हमारे ज्ञान के साधन हैं, अर्थात जो शिक्षा इंद्रियों के उचित अभ्यास में बुद्धि का विकसित कर सकता है। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ आलस्य का समय नहीं, बल्कि यह उससे दूर है। यह सद्गुण नहीं देता है, परंतु भूल से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग के चयन के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है जो उस सत्य तक ले जाए। निषेधात्मक शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें रूसो जी ने अपनी बात निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया है। फर्स्ट नंबर है आदत का निर्माण का अभाव। सेकेंड नंबर पुस्तकीय ज्ञान का अभाव। थर्ड नंबर कि प्रत्यक्ष दंड का अभाव, प्रत्यक्ष दंड का अभाव। फोर्थ नंबर है सामाजिक शिक्षा का अभाव। फिर 5 नंबर है नैतिक शिक्षा का अभाव। 6 नंबर है धार्मिक शिक्षा का अभाव है। 7th नंबर बौद्धिक शिक्षा का अभाव। 8th नंबर इंद्रिय शिक्षा का अभाव। और 9th नंबर है पूर्ण स्वतंत्रता। 10th नंबर है प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासन इत्यादि। तो ये था रूसो के सिद्धांत का शिक्षा का वर्णन, कि जो रूसो की निषेधात्मक शिक्षा है उसके बारे में था। फिर आता है आपका नेक्स्ट आपका सेक्शन सी, खंड सा। खंड सा में आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 450 शब्दों में देना है। 7th नंबर क्वेश्चन इसमें बताया गया है दोस्तों कि वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 8th नंबर है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और अनुशासन का वर्णन कीजिए। 9th नंबर है स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज में विविधता में एकता रही है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये 2-2 करके आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको टाइम का भी आपका क्लियर रहेगा और जो पढ़ने का जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बोरियत फीलिंग नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं आपको ये सेक्शन सी के अलग से वीडियो बना देंगे और अच्छे से आपको पढ़ने के लिए टाइम का जो क्लियरिटी है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये सेशन आपको समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़ ले होंगे दोस्तों। अगली वीडियो में हम आपके साथ ये प्रश्न जो छूटे हुए हैं ये आपको सॉल्व करा देंगे। दोस्तों वीडियो तक इंतज़ार करिए। अगर आपको इस वीडियो का आपको अगली वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर सेक्शन सी के सारे प्रश्न आप सॉल्व करा दीजिए। तो अगली वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे। तो हम आपका इंतज़ार करते रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।